तो आर्टिकल नंबर 79 में सिंपल सा पहले तो यह कहा गया है कि एक संसद होगी। संसद का प्रावधान है 79 नंबर आर्टिकल में, पार्लियामेंट का प्रावधान है। अब संसद कैसे बनेगी, उसके 3 पार्ट्स होंगे। कौन कौन से होंगे? एक तो प्रेसिडेंट साहब, दूसरा लोकसभा, तीसरा राज्यसभा। प्रेसिडेंट क्या है? संसद का एक भाग है, ना कि मेंबर। जानते रहेंगे कि प्रेसिडेंट संसद का एक अंग है, ना कि उसका सदस्य। प्रेसिडेंट सिर्फ पार्ट है। ऐसा नहीं है कि इसकी मीनिंग जो है आप मेंबर के तौर पर इंटरप्रेट करें। इसीलिए यहां पर क्लियर कर दिया गया है कि प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। और प्रधानमंत्री जो है मंत्री मतलब संसद का सदस्य होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रपति के लिए जो है संसद का सदस्य होना जरूरी नहीं है। संसद के सदस्य होने की योग्यता, लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता रखना चाहिए, लेकिन उसका सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यहां 3 पार्ट्स हो गए, एक तो राष्ट्रपति साहब हो गए और लोकसभा और राज्यसभा। अब यहां पर लोकसभा जो है ये नॉर्मल तौर पर जो है अस्थाई सदन इसको कहा जाता है। अस्थाई सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि लोकसभा तभी तक रहेगी जब तक कि उसमें कॉन्फिडेंस होगा। जिस दिन कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा उसी दिन जो है लोकसभा जो है भंग हो जाएगी। अब लोकसभा यदि भंग होने का मतलब यह है कि यदि लोकसभा कोई भंग होती है तो यह प्रोविजन है कि विद इन 6 मंथ के अंदर उसके लिए इलेक्शन कराना होगा। 6 महीने के अंदर इलेक्शन होकर के नई लोकसभा का गठन होगा। जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक पिछली सरकार ही जो है काम चलाऊ सरकार के तौर पर काम करती रहेगी। इसमें नॉर्मली जो है टर्म क्या है, 5 ईयर का होता है। जबकि राज्यसभा की बात करें तो हम इसको कहते हैं स्थायी सदन। लोकसभा भंग हो सकता है लेकिन राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। और यहां के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष होता है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल परमानेंट रहता है। अब ये 6 सदस्य जो है 6 वर्ष का जो समय है वो किस बेस पर है? वो एक रोटेशन के बेस पर है। 1/3 सदस्य हर दूसरे साल 2 साल बाद जो है चेंज हो जाते हैं, चुने जाते हैं। मतलब यह है कि जिस समय फ्रेम की गई होगी, मान लेते हैं कि 1952 में राज्यसभा के जो सदस्य थे बनाए गए जो है, उसमें से 1954 में 1/3 चले गए होंगे, रिमूव हो गए और नए यहां पर आ गए। फिर 1956 में फिर 1/3 चले गए और नए इनकी जगह पर आ गए। फिर 1958 में अब देखिए इनका जो है जो यहां से चले थे 1/3 जो बचे थे वो यहां पर चले आ गए और नए आ गए। इनका टर्म जो ये नए आए थे इनका टर्म कब खत्म होगा? 1960 में। इनका टर्म कब खत्म होगा? 1962 में। और अब ये जो आएंगे इनका 1964 में। मतलब शुरुआत में थोड़ा सा टर्म की दिक्कत रही है, उसके बाद से क्या है कि एक रोटेशन बन गया। हर 6 साल बाद जो है वो मेंबर जाएगा और उसकी जगह पर नया आ जाएगा। जो नया आएगा वो अगले 6 साल तक रहेगा। तो 1/3 मेंबर हर 2 साल बाद जो है पद से मुक्त होते हैं और उनकी जगह पर नए चुने जाते हैं जो अगले 6 वर्ष के लिए जो है इलेक्ट किए जाते हैं। तो ये प्रोविजंस इस स्थायी सदन राज्यसभा के लिए है। चूंकि ये अस्थायी सदन है, यहां के प्रतिनिधि जो है निर्वाचित हो रहे हैं सीधे जनता द्वारा, प्रत्यक्ष निर्वाचन के थ्रू प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हो रहे हैं। और इसको जो है निम्न सदन कहा जाता है। यहां पर क्या है कि यहां पर जो है एक तो कार्यकाल 6 वर्ष तो है ही है सदस्यों का, लेकिन इनका निर्वाचन जो है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कौन होगा? विधानसभा के जो सदस्य वगैरह होते हैं वहां से जो है ये निर्वाचित किए जाते हैं, उनके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। और ऐसे पर्सन्स को यहां पर प्रेफरेंस दिया जाता है जो किसी कारणवश लोकसभा में जीत करके नहीं पहुंचा है
और उसका अनुभव सदन में ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, देन उसको दूसरे हाउस में हम मेंबर के तौर पर ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिक्स का उसको बहुत अच्छा नॉलेज है, उसको चुनाव लड़ने के लिए कहीं पर लोकसभा में भेजा गया, वो वहां पर चुनाव हार गया, जनता ने उसको नहीं चुना, लेकिन चूंकि वो इकोनॉमिक्स में बड़ा अच्छा नॉलेज रखता है, उसे हाउस में होना बहुत जरूरी है, ऐसा सरकार को लगता है, या जो भी सदन में है, जो है लोकसभा के सदन में, उनको लगता है, या कि कोई जो भी पार्टी सत्ता में उसको लगता है कि इनको हमारे साथ में होना चाहिए, तो देन वो उस राज्य में या किसी जिस राज्य के रहने वाले हैं या उससे, या जहां पर उसका पॉसिबिलिटी दिखती है, वहां से जो है उसको इसमें राज्यसभा में एज ए मेंबर के तौर पर ला सकते हैं, और यहां पर वो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से वो चुना जा सकता है। तो इस तरह से यदि देखें तो यहां पर विशेष योग्यता रखने वाले लोगों का रहता है, जिनके पास विशेष योग्यता है उनको रखा जाता है, और इसीलिए जो है इसको वरिष्ठ सदन कहा जाता है। वरिष्ठ सदन मतलब सीनियर हाउस, सीनियर हाउस भी कहते हैं, परमानेंट हाउस भी कहते हैं, इसको टेम्परेरी हाउस कहते हैं, और लोअर सदन कहते हैं। ये सिंपल सा जो है इनके जो है लोकसभा और राज्यसभा के कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा चेंजेस हैं। इसके बाद आर्टिकल नंबर 80 में सबसे पहले राज्यसभा की ही बात की गई है। राज्यसभा जो है आर्टिकल नंबर 80 में, 81 में लोकसभा की संरचना, और 83 में उनका टर्म, और 84 में इनकी सदस्यता के लिए योग्यताएं रखी गई हैं। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए जो है यदि योग्यता की बात करेंगे तो यहां पर जो है लोकसभा के लिए जो है 25 साल की कम से कम एज हो, मिनिमम एज कम से कम ये होनी चाहिए। दूसरा जो है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो, यहां पर भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। तीसरा पागल दिवालिया ना हो, और भारत का नागरिक हो। यह सिंपल सा लोकसभा के सदस्य होने की योग्यता है। पागल दिवालिया मतलब यदि किसी कोई पर्सन जो है बैंक के द्वारा बैंकरप्ट डिक्लेयर किया गया है, तो वह जो है क्या कहते हैं कि सदन का सदस्य नहीं रह सकता है। यदि कोई पर्सन मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है या कोई इस तरह से मेंटल बात है जो है, तो उस कंडीशन में उसको मतलब पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, उसको मेंबर के तौर पर नहीं रखा जा सकता। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हम पहले भी बता चुके हैं, लाभ का पद। लाभ का पद उसको कहा जाएगा जो संचित निधि पर भारित होगा। संचित निधि किसका होगा? संचित निधि जो है खास तौर पर जो है जब हम लोकसभा की बात कर रहे हैं तो भारत सरकार के संचित निधि पर भारित नहीं होना चाहिए। यदि उस पर है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट नहीं कर सकता है। यही चीज जब राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के लिए क्या है? मिनिमम एज 30 ईयर, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए। ये सिंपल सी ये 4 एलिजिबिलिटी यहां पर भी हैं और यही 4 एलिजिबिलिटी यहां पर भी हैं। ये योग्यता क्लियरली उस पर मेंशन किया गया है। दूसरा एक एलिजिबिलिटी और भी आप कह सकते हैं, किसी भी कोर्ट के द्वारा उसे 2 साल से अधिक सजा का प्रावधान या इस तरह की पनिशमेंट ना दी गई हो। ऐसे किसी भी डिसीजन में जिसे उसे 2 साल से अधिक की सजा दी गई है तो फिर वो तब तक जो है क्या कहते हैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता जब तक कि वो सजा अपनी पूरी काट नहीं लेता। उसके बाद भी जो है 6 वर्ष के बाद जो है वो जाकर के जो है इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकता है, भाग ले सकता है, उसके पहले नहीं। या फिर कोई आरोपी है तो उसके लिए ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। यदि कोई आरोपी है तो आरोपी के लिए, चूंकि आरोप के बेस पर हम किसी को इस तरह का आरोप हुआ है जिसको 10 साल या 15 साल का आरोप लगा हुआ है लेकिन उस सजा अभी तक फाइनल नहीं हुई है, तो ऐसे कंडीशन में जो है ऐसा नहीं होगा कि उसको इलेक्शन में वंचित किया जा सके। तो ये सारी चीजें जो है उसकी योग्यता की है। सदन के सत्र की बात आते हैं। 85 नंबर में सदन के सत्र की बात कही गई है। सत्र
मेनली जो है क्या कहते हैं कि वैसे आप देखते हैं तो 3 सेशन होते हैं, एक विंटर सेशन, दूसरा समर सेशन, और तीसरा जो है हम कहते हैं कि मानसून सेशन के तौर पर, या बजट सेशन कह लीजिए। एक बजट सेशन हो गया, विंटर सेशन हो गया, एक मानसून सेशन, वही समर सेशन के लगभग। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कोई भी 2 सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, यह चीज ध्यान रखना है। यहां पर सत्र जो होंगे, 2 सत्र के बीच, सत्रों के बीच 6 महीने से 6 माह से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। तो मतलब जो है 6 महीने के अंदर जो है 2 सेशन होने ही होने हैं, यह भी प्रोविजन इसमें किया गया है। और 86 से लेकर के 87 तक राष्ट्रपति का अभिभाषण वगैरह की 86-87 में दिया गया है कि राष्ट्रपति जो है एड्रेस करेगा स्पेशल सेशन। जब भी पहला जो है अधिवेशन होगा, जब नई सरकार बनती है तो फर्स्ट जो सेशन होता है, उस सेशन में जो है राष्ट्रपति जो है एक जो है विशेष अधिवेशन रखता है, जिसमें यह कह सकते हैं कि थैंक्स उसमें कह सकते हैं, या वेलकम के तौर पर कह लीजिए कि इस तरह का एक सत्र जो है राष्ट्रपति द्वारा रखा जाता है, जिसमें राष्ट्रपति की ये मंशा दिखाएंगे, वो उसमें ये बताएंगे कि हम किस तरह से आगे सरकार का या गवर्नमेंट का या स्ट्रक्चर्स जो रखना चाहते हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर रहना चाहिए, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं आपसे, उस अपेक्षा के तौर पर आप इस प्रक्रिया को लेकर के चलेंगे। ये सारी चीजें जो है आपके इसमें रखा गया है। 88, 89, 91, 93 आर्टिकल नंबर 88 में मंत्रियों के सदन के प्रति प्लस साथ में अटॉर्नी जनरल के महान्यायवादी का सदन के प्रति अधिकार व कर्तव्य वगैरह दिए गए हैं। मतलब कोई भी मंत्री सदन में उपस्थित कहीं पर भी होना चाहे तो हो सकता है। मान लीजिए कि मोदी साहब हैं, वो लोकसभा के सदस्य हैं, लेकिन वो चाहें तो लोकसभा में भी बैठ सकते हैं और राज्यसभा में भी बैठ सकते हैं। यदि राज्यसभा का, जैसे कि निर्मला सीतारमण है, वो राज्यसभा की मेंबर हैं, वो लोकसभा में भी आकर के बैठ सकती हैं, राज्यसभा में भी बैठ सकती हैं। लेकिन किसी प्रस्ताव पर जिस पर चर्चा की जा रही है और मंत्री अपने सदन से दूसरे सदन में बैठा हुआ है, जिस सदन का वो सदस्य है उसमें ना बैठ करके दूसरे सदन में बैठा हुआ है, और जब वहां पर वोटिंग होगी तो उसे वोटिंग करने का अधिकार सिर्फ वही होगा जिस सदन का वो सदस्य है। यदि लोकसभा का सदस्य है, भले ही वो राज्यसभा की सदन की कार्रवाई में बैठा हो, लेकिन उसको वोटिंग करने का अधिकार लोकसभा में होगा। राज्यसभा का सदस्य है, भले ही वो सदन की कार्रवाई के समय में वो लोकसभा में बैठा हो, लेकिन जब वोटिंग होने लगेगी तो उसे अपनी वोटिंग जो है वो राज्यसभा में देनी होगी। वो लोकसभा की सीटिंग में भले बैठा हुआ है, लेकिन वहां पर वोटिंग नहीं कर सकेगा। यही चीज जो है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें, महान्यायवादी, महान्यायवादी जिस सदन में भी चाहे उस सदन में बैठ सकता है। मंत्री भी जिस सदन में चाहे उसमें बैठ सकता है, महान्यायवादी भी जिस सदन में चाहे उसमें बैठ सकता है। उसे लगता है कि राज्यसभा में जाकर के एक सीटिंग की कार्रवाई को देखना है, सुनना है, बात करना है, सारी चीजों को समझना है, तो वो जा सकता है। इसी तरह से लोकसभा में या राज्यसभा में कहीं पर भी वो जा सकता है। वही अधिकार यहां पर जो है महान्यायवादी को भी दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहां पर न्यायवादी के साथ ये होगा, या सबसे बड़ी लिमिटेशन उसके साथ ये होगा कि उसको वोटिंग राइट किसी भी हाउस में नहीं होगा। इसके पास जो है वोट करने का अधिकार नहीं है, वोट नहीं कर पाएगा। ये जो कॉन्सेप्ट लिया गया है महान्यायवादी का, वो यूके से लिया गया है। यूके की गवर्नमेंट में भी महान्यायवादी को यही अधिकार है, वो किसी भी सदन की कार्रवाई में, बैठक में भाग ले सकता है, सारी चीजों में डिस्कशन कर सकता है। लेकिन जब उसे वोटिंग करना होता है तो फिर जो है क्या कहते हैं, यहां पर वोट करने का उसको अधिकार है।
यहां पर वोट करने का अधिकार है, यहां पर वोट करने का अधिकार नहीं है, बस ये दोनों जगह पर अंतर है। यूके में मतदान करने का अधिकार दिया गया है, यहां पर जो है मतदान करने का अधिकार नहीं दिया गया है। ये आर्टिकल नंबर 88 में है। इसके बाद ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट का प्रोविजन है, उसके भी कुछ आर्टिकल्स हैं, वो यहां नहीं है लेकिन हम उसको लिखते चलते हैं थोड़ा यहीं पर। ऑफिस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के जो भी पद हैं उनके, आर्टिकल नंबर 89 में राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, इनसे संबंधित प्रावधान है। अब मैंने यहां पर सभापति लिखा, लेकिन सभापति कौन होता है वो मैं पहले ही बता चुका। आर्टिकल नंबर 64 में हमने बता दिया था कि सभापति कौन होगा, ऑटोमेटिकली जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है सभापति हो जाते हैं किसके, राज्यसभा के। राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है, और उपराष्ट्रपति जो भी चुना जाएगा वो ऑटोमेटिकली द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा, लेकिन उपसभापति का चुनाव किया जाएगा, ये चुना जाएगा। अब इसके चुनने के बाद एक प्रोविजन और आता है कि यदि कभी उपराष्ट्रपति को हटाने का संकल्प विचाराधीन है, उसने कोई संवैधानिक कदाचार किया हुआ है, संविधान का उल्लंघन किया हुआ है, उस समय उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए एक समावेदन जो है दोनों हाउस में पास किया जा सकता है और उसके तहत जो है उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। ये सिंपल सी बात है। आप जानते रहिएगा कि महाभियोग शब्द सिर्फ राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है, उपराष्ट्रपति के लिए उस शब्द को जो है क्षमावेदन कहते हैं। तो क्षमावेदन की प्रक्रिया के थ्रू जो है उपराष्ट्रपति को हटा सकते हैं, लेकिन यदि उपराष्ट्रपति को हटाने का कोई प्रस्ताव या कोई क्षमावेदन दोनों सदनों में से कहीं पर भी विचाराधीन है और उस दौरान राज्यसभा की मीटिंग होती है या उसका सेशन होता है, देन सभापति उस सेशन को प्रिसाइड नहीं करेगा, उसकी अध्यक्षता नहीं करेगा। इन केस उपराष्ट्रपति नहीं है, उस कंडीशन में राज्यसभा का सभापतित्व करने का काम उपसभापति करेगा, या उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रावधान विचाराधीन है तो भी राज्यसभा की सदन की कार्रवाई के सारी की अध्यक्षता उपसभापति करेगा। इन केस कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जब सभापति और उपसभापति दोनों एब्सेंट हैं, तो फिर 4 मेंबर्स का एक पैनल बना होता है राज्यसभा में, उनमें से जो भी उपस्थित होगा उसको जो है सदन की कार्रवाई के लिए अध्यक्षता करने का दायित्व आ जाएगा, वो करेगा। वो जो भी निश्चित होगा, निर्धारित, किसी का भी एक का निर्धारित किया जा सकता है, उसको वहां पर वो करेगा। ये सिंपल सा प्रोविजन आर्टिकल नंबर 89 में राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के इनका प्रोविजंस रखा गया है। 90 में जो है इनके लोगों के त्याग पत्र का प्रोविजन किया गया है। ये अपना रिजिग्नेशन एक दूसरे को कोई भी दे सकता है। अध्यक्ष, सभापति, रिजिग्नेशन, यहां पर यदि हम बात करें तो सभापति अपना रिजिग्नेशन किसको देगा? सभापति चूंकि उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को अपना रिजिग्नेशन देना होता है तो वो राष्ट्रपति को देता है, लेकिन सभापति के बाद जो उपसभापति है उसको यदि रिजिग्नेशन देना होगा तो वो किसको देगा? सभापति को देगा, मतलब वाइस प्रेसिडेंट को देगा। आर्टिकल नंबर ये 89 हो गया। 91 में इनके लिए प्रोविजन ये रखा गया है कि पावर जो भी है, क्या है इनके पावर्स जो है उसकी अध्यक्षता करेंगे, सारी सदन की कार्रवाई वगैरह देखने का काम करते हैं। और 92 में जो सभापति और उपसभापति हैं उनके अगेंस्ट में यदि कोई कार्रवाई चल रही है या कुछ है तो उस समय वो प्रिसाइड नहीं करेगा। ये सारी चीजें इसमें दी गई हैं। कुल मिलाकर के ये 89 से लेकर के 92 तक बस आप ये जानते रहिएगा कि राज्यसभा के जो सभापति और उपसभापति हैं उनसे रिलेटेड प्रोविजन है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 89 को भले पूछा जा सकता है, इसके अलावा अदर आर्टिकल्स की जरूरत नहीं है। सारे आर्टिकल्स अब हम नहीं करेंगे, मेन आर्टिकल ही करेंगे इसमें। ये हो गया राज्यसभा। राज्यसभा के बाद 93 नंबर आर्टिकल में प्रोविजन आ जाता है किसका?
लोकसभा का। 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का प्रोविजन है। वहां पर चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन कहते हैं, यहां पर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कहते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। ये दो पद, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के भी पद जो है किसमें होगा, लोकसभा में होगा। अब अध्यक्ष कौन होगा, बहुमत दल का नेता ही में से ही ज्यादातर चुने जाते हैं वैसे तो, लेकिन आप थोड़ा सा टेक्निकल जान लें, अध्यक्ष हमेशा ज्यादातर रूलिंग पार्टी का होता है। उपाध्यक्ष ट्रेडिशन रखा गया है कि अपोजिशन पार्टी को मौका दे दिया जाता है, लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है। परंपरा यह है कि उपाध्यक्ष का पद किसी अपोजिशन पार्टी के लीडर वगैरह को दे दिया जाता है, लेकिन यह कोई जरूरी नहीं है। उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों के लिए जो है चुनाव होते हैं। चुनाव कौन कराएगा, यहां पर थोड़ा सा समझ लेते हैं। अच्छा, इसके चुनाव के लिए क्या होगा कि थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि पिछली लोकसभा जो 2019-20 की लोकसभा है, 2019 से लेकर के 24 तक की लोकसभा, इसमें जो अध्यक्ष होंगे, और जब 2024 में चुनाव हुआ, यहां पर जब चुनाव होगा, तो चुनाव के बाद सबसे पहले दो चार चीजें और जान लीजिए। चुनाव तीन तरह के होंगे, हमने पहले भी बताया हुआ है। एक तो होगा जनरल इलेक्शन, दूसरा होगा मिड टर्म इलेक्शन, तीसरा होगा बाई इलेक्शन। जनरल इलेक्शन क्या होगा, जब कोई सरकार 5 साल अपना पूरा कार्यकाल पूरा कर लेती है, उसके बाद जो चुनाव होता है तो उसको जनरल इलेक्शन कहते हैं। दूसरा मिड टर्म इलेक्शन, यदि कोई सरकार अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल नहीं पूरा कर पा रही है, उसके बीच में जो है सरकार गिर जा रही है, समर्थन खो देती है, उस कंडीशन में जो बीच में चुनाव होते हैं उसको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं या फिर मध्यावधि चुनाव कहते हैं। जनरल इलेक्शन को आम चुनाव, उसको मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव के बाद एक स्टेज और भी आती है, हमने कहा था उसको कहते हैं बाई इलेक्शन। यदि कोई पद किसी कारणवश खाली हो जाता है, कोई सीट जो है लोकसभा की खाली हो जाती है, या राज्यसभा में भी खाली हो जाती है, या विधानसभा में भी हो जाती है, कहीं पर भी ये टर्म्स जो है लोकसभा के लिए भी वही है, वही टर्म जो है क्या कहते हैं विधानसभा के लिए है। राज्यसभा के लिए चूंकि वो परमानेंट हाउस है, इसलिए इस तरह का कोई टर्म हम नहीं कहते हैं, लेकिन फिर भी जो है आप जानते रहे उसमें होगा भी तो बाई इलेक्शन की बात हो सकती है, क्योंकि वहां कोई कार्यकाल तो 6 साल तो उसे रहना ही रहना है। इसलिए राज्यसभा के लिए मिड टर्म इलेक्शन की बात तो हो ही नहीं सकती है। लेकिन हाँ, राज्यसभा में कोई सदस्य की कैजुअलिटी हो जाती है या किसी कारण से त्याग पत्र दे देता है और उस सीट के लिए इलेक्शन होता है, तो उसको भी हम मिड टर्म इलेक्शन ही कहेंगे। अब मिड टर्म इलेक्शन के कंडीशन में जो चुना जाएगा वो उतने समय के लिए होगा जितना कि रिमेनिंग पीरियड रह गया है। मान लीजिए कि नहीं मिड टर्म नहीं, वो बाई इलेक्शन, बाई इलेक्शन कहेंगे। बाई इलेक्शन में जो चुना जाएगा वो सिर्फ उतने समय के लिए होगा जितना टर्म उसका खाली रह गया है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहां से खट्टर साहब हैं, 2024 में चुने गए, इनका 5 साल का मतलब 2029 तक। अभी इस साल मान लीजिए वो किसी कारणवश पद को खाली कर देते हैं, देन यदि इस सीट पर जो चुनाव होगा उसको कहेंगे हम बाई इलेक्शन, और इसमें जो चुना जाएगा उसको कितने समय के लिए किया जाएगा, टिल 29 तक। ऐसा नहीं होगा कि वो अगले 5 साल तक रहेगा, उसका कार्यकाल रिमेनिंग पीरियड ऑफ द लोकसभा या रिमेनिंग पीरियड ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जिस मेंबर ने उसको खाली किया होगा उसकी जगह पर जो रिमेनिंग पीरियड होगा, बाई इलेक्शन के बाद आ रहा है तो उतने रिमेनिंग पीरियड के लिए होगा। या 6 साल का जैसे नॉर्मल टर्म रहता है, 2 साल बाद किसी ने खाली किया है और उस जगह पर कोई चुना जा रहा है, तो वो सिर्फ 4 साल तक ही रहेगा, वो पूरा 6 साल का टर्म नहीं लगेगा। खैर, तो ये चीजें हैं। तो यहां पर जो है हमने कहा कि पहले तो ये लोकसभा स्पीकर हैं 24 के। जब 24 में चुनाव हुआ तो चुनाव के बाद जो है जनरल इलेक्शन हुआ, आम चुनाव हुआ। आम चुनाव के बाद नए जो है सदस्य चुन करके जब आएंगे तो सबसे पहले क्या होगा, वो लिस्ट वगैरह जब भेज दी जाती है तो यहां पर क्या होगा कि ये अध्यक्ष जो होगा,
राष्ट्रपति भी यहां पर, ये जो पुराने अध्यक्ष हैं ये एज ए, जो नई लोकसभा आएगी, नई लोकसभा जो आई, इसको जो है अध्यक्षता यही पहले करेंगे और इनको जो है क्या कहते हैं, कहा जाएगा उस समय प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर जो है यहां पर पहुंचने के बाद सबसे पहले वो क्या करेगा, जो सबसे सीनियर मोस्ट जज होगा, या अभी इसको प्रोटेम स्पीकर ना कहें, ये कहें कि यही आएगा, ये इसको प्रिसाइड करेगा और ये क्या करेगा, जो नए लोकसभा के सदस्य हैं इनमें से जो सबसे सीनियर मोस्ट होगा मेंबर उसको अध्यक्ष बनाएगा। जो इसमें से सीनियर होगा, जो है सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ न्यू लोकसभा अपॉइंट एज प्रोटेम स्पीकर, उसको प्रोटेम स्पीकर कहेंगे। मतलब जो पुरानी लोकसभा के जो स्पीकर साहब हैं वो आएंगे, सदन की कार्रवाई शुरू कराएंगे, मतलब मेंबर्स को वहां आ जाएंगे। आने के बाद जो है सबसे पहले क्या करेंगे कि प्रोटेम स्पीकर उनमें से बना दिया जाएगा। प्रोटेम स्पीकर उसको बनाएंगे जो उसमें सबसे सीनियर मोस्ट होगा। अब सीनियर मोस्ट मेंबर प्रोटेम स्पीकर होने के बाद प्रेसिडेंट के प्रेजेंस में सभी मेंबर्स को ओथ दिला दी जाएगी सदस्यता की। जो है ये सारे सदस्य जो है, नए मेंबर जो है, ये लोकसभा सदस्य की शपथ ले लेंगे। ठीक है, नए मेंबर्स ये लोकसभा सदस्य की शपथ प्रोटेम स्पीकर के प्रेजेंस में लेंगे। प्रोटेम स्पीकर भी एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा शपथ लेगा। लोकसभा का सदस्य वो भी है, वो सीनियर मोस्ट है, इसलिए उसको प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। वो भी जो है क्या एज ए मेंबर ऑफ लोकसभा की शपथ लेगा। एज ए प्रोटेम स्पीकर की कोई शपथ नहीं होती है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेगा, प्रोटेम स्पीकर सभी सदस्यों से कहेगा कि आप में से कौन स्पीकर बनना चाहते हो, उसके लिए इलेक्शन हो जाएगा। अब प्रोटेम स्पीकर कौन बनेगा, नॉर्मल से आप कॉन्सेप्ट मतलब कॉमन सेंस से सोचें, प्रोटेम स्पीकर वही बनेगा जो रूलिंग पार्टी होगी। क्वेश्चन ये होता है क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है, विपक्ष का क्यों नहीं हो सकता? भाई यदि विपक्ष के पास बहुमत होता तो खुद सरकार ना बना लेते। सरकार जिसकी बन रही होगी वो जिसको चाहेगा वही बन सकता है, और सरकार अपने पार्टी के किसी नेता को अध्यक्ष ना बना करके विपक्ष के नेता को क्यों अध्यक्ष बनाएगा? क्यों? क्योंकि आगे जितनी भी सदन की कार्रवाई चलनी है उसको प्रिसाइड वो करेगा, कैसे क्या काम होना है वो सारी चीजें निर्धारित वो करेगा। यदि विपक्ष के नेता को मान लीजिए कि उनका सपोर्ट करते हुए उनको बना देते हैं अध्यक्ष, तो वो तो कल काम करने में दिक्कत आएगी, जबकि उसके पास समर्थन वैसे भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विपक्ष के नेताओं के पास उतनी सीट ही नहीं है, और जो रूलिंग पार्टी है उसके पास पूरी बहुमत है। तो इसलिए रूलिंग पार्टी का ही हमेशा जो है स्पीकर होता है। प्रोटेम स्पीकर सबसे पहले स्पीकर का चुनाव कराएगा। चुनाव कराने के बाद उस पर्सन को एज ए स्पीकर अपॉइंट कर दिया जाएगा। अब यहां पर फिर से है, यहां पर भी जो नया स्पीकर आया वो एज ए स्पीकर शपथ नहीं लेगा। वो शपथ किस तरह से लेके आया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। राष्ट्रपति साहब ने पहले सभी मेंबर्स को दिलाई थी, उन्हीं में से किसी को चुना गया है, उन्हीं में से स्पीकर होगा। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की यह शपथ लेगा, अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेगा। अध्यक्ष चुनने के बाद फिर उपाध्यक्ष का चुनाव होगा, वो भी एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की शपथ लेगा, अध्यक्ष पद की नहीं लेगा। और इस तरह से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर यहां पर चुन लिए जाएंगे। इसके साथ साथ 4 मेंबर का एक पैनल यहां पर भी बना लिया जाता है। इन केस कल स्पीकर के अगेंस्ट में कोई कार्रवाई होती है, आर्टिकल नंबर 94 में वकेशन एंड रिजिग्नेशन ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा का प्रावधान है। तो 94 के तहत जो है यदि कोई रिजिग्नेशन होता है या कोई उसके रिमूवल की प्रोसेस होती है या फिर उसको रिमूव किया जाता है, तो जिस समय उसको हटाया जाएगा तो उसके बाद जस्ट कौन आ जाएगा, डिप्टी स्पीकर उसको प्रिसाइड करेगा। या रिमूवल का प्रोसेस जो है विचाराधीन है तो डिप्टी स्पीकर उसको प्रिसाइड करेगा। अब एक चीज मैंने अभी कहा कि रिमूवल का उसका फाइनल हो जाता है। आप यहां से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से सोचें, यदि मोदी साहब ओम बिरला जी को स्पीकर बनाए रखना चाहते हैं
उनके स्पीकर हैं वो जाहिर सी बात बीजेपी पार्टी से हैं। ओम बिरला जो है मान लेते हैं कि क्या कहते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा के तौर पर रहते हैं और उनको जो है हटाने का प्रस्ताव लोकसभा में आता है। यदि लोकसभा में हटाने का वो प्रस्ताव आया और उस पर जो है बहुमत पास हो जाती है कि ओम बिरला के विरुद्ध जो है 50% से ज्यादा वोट आ जाते हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि ओम बिरला के खिलाफ यदि 50% से ज्यादा वोट हैं तो इसके मतलब मोदी के भी खिलाफ 50% से ज्यादा वोट हैं। क्यों? क्योंकि मोदी जो है बहुमत दल के नेता हैं। इसके मतलब यदि बहुमत दल के नेता होते हुए आप अपने स्पीकर को नहीं बचा पा रहे हैं, आपका स्पीकर के अगेंस्ट में 50% से ज्यादा वोटिंग हो रही है, तो इसके मतलब आपको मानने वाले लोग भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में तुरंत क्या होगा? सिर्फ ओम बिरला ही नहीं जाएंगे, यहां पर एक कॉमन एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की और उन्हें जो है कलेक्टिवली रिजाइन करना पड़ेगा। एक प्रकार से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है मोदी साहब के भी खिलाफ होगा और उन्हें भी सत्ता से हटना पड़ेगा। तो ये चीज रिमूवल की प्रोसेस अध्यक्ष के लिए है। अध्यक्ष का पद काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर रूलिंग पार्टी। रूलिंग पार्टी के लिए कब कौन बोलेगा, कैसे बोलेगा, क्या चीज एक्सेप्ट करना है, कौन नहीं एक्सेप्ट करना है, ये सारी चीजें, किस बिल को एक्सेप्ट करना है, किस बिल को नहीं एक्सेप्ट करना है, ये काफी चीजों में उसके पास डिस्क्रिप्शन होता है। अब बिल की भी बात करेंगे अभी आगे, अभी आएगा तो चलो बाद में। तो 94 में जो है वकेशन एंड रिजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर को भी हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, डिप्टी स्पीकर को भी हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है। जिसके हटाने के अगेंस्ट में प्रस्ताव लाया जाएगा वो सदन की कार्रवाई में पार्टिसिपेट मतलब प्रिसाइड नहीं करेगा, बैठक में भाग ले सकता है लेकिन उसको जो है क्या कहते हैं प्रिसाइड करने का मौका नहीं दिया जाएगा। 95 नंबर में जो है पावर एंड ड्यूटीज ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और द पर्सन परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द स्पीकर। हाँ, 95 में यह कहा गया है कि जो पर्सन स्पीकर के तौर पर काम कर रहा होगा उसकी क्या ड्यूटी होगी, उसकी सेम वही ड्यूटी होगी जो स्पीकर की, सेम वही पावर्स होंगे जो स्पीकर के हैं। जो स्पीकर को अधिकार है वही अधिकार उस समय डिप्टी स्पीकर को होगा। मान लीजिए डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, स्पीकर भी नहीं है, जो पर्सन उसको प्रिसाइड कर रहा है पैनल में से, तो उसके पास भी वही राइट होगा जो स्पीकर साहब के पास था। जो 96 में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल ए रिजोल्यूशन फॉर हिच रिमूवल फ्रॉम ऑफिस अंडर कंसिडरेशन। यदि दोनों के खिलाफ में कोई प्रस्ताव जो है हटाने का जो है विचाराधीन है तो वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, बता चुके, वो आर्टिकल नंबर 96 में। 97 में सैलरी एंड अलाउंसेस। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को जो सैलरी एंड अलाउंसेस है या चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को जो सैलरी एंड अलाउंसेस है, ये सारे के सारे जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया गवर्नमेंट से दिए जाएंगे, जो वो सिंपल से वही। 98 में सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट्स की बात है। 99 में ओथ एंड एफर्मेशन बाय द मेंबर। इनको शपथ दिलाने का काम जो है राष्ट्रपति साहब करेंगे मेंबर्स को। अब अगला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो 100 है, सदनों में मतदान की स्थिति। मतदान जो सदन में होगा जब वोटिंग वगैरह होगी तो उस समय की स्थिति पर विचार कैसे क्या किया जाए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सारी चीजों पर जान लें। आप सिंपल सा जान लें कि मतदान किसी भी सदन में होते समय जितने भी उपस्थित सदस्य हैं उसका वोटिंग के हिसाब से देखते हैं। अब कोई बिल पास हुआ या नहीं हुआ वो डिपेंड करता है कि 50% + 1 वोट से वो पास होना चाहिए, उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक। अब मान लीजिए कि कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि काफी लोग जो है एब्सेंट हो जाएं, तो उसके लिए एक वर्ड आता है कोरम। कोरम कितना होगा? 1/10 मेंबर ऑफ हाउस। सदन के यदि 1/10 सदस्य उपस्थित हैं तो सदन की कार्रवाई चलाई जाएगी और उसमें भी वही प्रोसीजरिंग रखा जाएगा जो नॉर्मल होता है। कल मान लीजिए किसी विधेयक पर, फॉर एग्जांपल हम मान लें कि वक्फ बोर्ड की बात है बिल की, या फिर जो है किसी और बिल की बात मान लें, यूजीसी बिल का जैसे आजकल चर्चा चल रही है, इस तरह के किसी बिल पर डिस्कशन करते समय मान लीजिए कि कांग्रेस वॉकआउट कर जाए और उसके बाद जो है बिल पास हो जाता है और होने के बाद फिर कांग्रेस के आते हैं, कहते हैं हम लोग तो थे ही नहीं, ऐसे नहीं माना जाएगा, इस पर फिर से वो होना चाहिए। नहीं,
आप यदि उस समय नहीं थे तो नहीं माना जाएगा, वो एज जैसे बिल पास होता है उसी तरह से पास माना जाएगा। यदि 50% +1 वोट उसको मिले हैं तो वो इफेक्ट में आएगा। तो ये सारी चीजें जो है उसमें जो है रखा गया है। आर्टिकल नंबर 100 में सदन में मतदान वगैरह के प्रोविजंस की बात है। 102 में अयोग्यता की बात है। अयोग्यता की कंडीशन में क्या होगा, यदि कोई सदस्य, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की बात हो, लगातार 60 डेज तक सदन की कार्रवाइयों में भाग नहीं लेता है तो उसे जो है अयोग्य घोषित किया जा सकता है। यदि वो 60 डेज तक लगातार सदन की कार्रवाइयों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो उसकी मेंबरशिप खत्म की जा सकती है। उससे कारण पूछा जा सकता है कि क्यों ना आपकी योग्यता को जो है इसमें से जो है अयोग्य डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए और आपकी सीट को खाली कर दिया जाए। वो क्लैरिफिकेशन देगा। विदाउट वैलिड रीजन, यदि मान लीजिए उसका रीजन आता है और स्पीकर उसको अलाउ कर देता है तो देन कोई बात नहीं है, अदरवाइज उसको जो है डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। इसके बाद आर्टिकल नंबर 155 में संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार दिए गए हैं। एक और भी आर्टिकल नंबर 108 को जानते रहिएगा, इसमें नहीं लिखा है, वो इंपॉर्टेंट है। 108 में जो है ज्वाइंट सेशन का प्रोविजन है। ज्वाइंट सेशन क्या है? 108 में संयुक्त अधिवेशन की बात है। संयुक्त अधिवेशन किनका? लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों का। लोकसभा और राज्यसभा दोनों का जो है संयुक्त अधिवेशन का भी प्रावधान रखा गया है। अब इसमें क्या चीज होगा? इसमें सिंपल सा एक चीज यह जानते रहें कि यदि कोई बिल लोकसभा से पास किया जाता है राज्यसभा में फेल हो जाता है, या राज्यसभा से पास किया जाता है लोकसभा में फेल हो जाता है, और सरकार उसको एक्चुअल तौर पर यह इच्छा है कि नहीं ये इंप्लीमेंट होना ही चाहिए, ऐसी कंडीशन में सरकार जो है संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान कर सकती है। वो दोनों सदनों को बुला सकती है। अब इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल आप सोचिए, तब ज्यादा समझ में आएगा। लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? मैक्सिमम 552 हो सकती है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जिसमें से 550 कैसे होंगे? इलेक्टेड हो सकते हैं, और 2 मेंबर जो है कैसे होंगे? वो नॉमिनेटेड होते हैं। लेकिन इस समय जैसे कि ये देखा जाए तो 545 मैक्सिमम हो सकते हैं, 543 जो है इलेक्टेड हैं, 2 जो है नॉमिनेटेड हैं। लोकसभा के बाद जो है राज्यसभा की बात करते हैं तो वही मैक्सिमम 250 हो सकते हैं, 12 मेंबर नॉमिनेटेड हो सकते हैं। नॉमिनेटेड फ्रॉम द साहित्य, कला, विज्ञान, इन सब क्षेत्र से, समाज सेवा, इन सब क्षेत्रों से वहां पर नॉमिनेट किए जाते हैं 12। तो 12 वहां पर और 2 यहां पर नॉमिनेट होते हैं। अब मान लीजिए कि और जो नॉमिनेटेड है उनको भी सदन की कार्रवाइयों में वोटिंग करने का अधिकार है, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग करने का अधिकार नहीं है। अब इस 552 है, या इसको भी हम आज के समय की ही हिसाब से देख लें। मान लीजिए कि 545 सीटें लोकसभा की और राज्यसभा की सारी भरी गई हैं, 2 मान लीजिए 50। एक एग्जांपल लेता हूं, 238 के आसपास वैसे। तो ऐसी कंडीशन में मान लीजिए यहां पर कोई बिल लाया गया, ये बिल आता है, तो इस बिल में क्या होगा? वोटिंग होगी। 50% +1 वोट यहां पर चाहिए होंगे। 50% +1 वोट का यदि हम बात करें तो कितना हो जाएगा? 27 दूना 54। मान लीजिए कि 273 वोट इसको मिले और ये पास हो गया, ठीक है, यहां से पास हो जाएगा। यहां से पास होने के बाद वो राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा में भी जो है मान लीजिए इसको 50% +1 वोट मिल गया, मतलब जो है 226 वोट मिल गए, या 227 ही कर लेता हूं क्योंकि स्पीकर साहब, चलो 26 पर भी बन जाएगा, मान लीजिए इतने वोट। तो यहां से भी पास हो गया। ये पास होने के बाद कहां चला जाएगा? राष्ट्रपति साहब के पास। राष्ट्रपति साहब इस पर साइन कर देंगे और क्या हो गया? बिल पास हो गया। ये तो सिंपल सी प्रोसेस है जब पास हो रहा है। इन केस लोकसभा में बिल लाए मोदी साहब, यहां पर पास हो गया। जब राज्यसभा में गए और राज्यसभा में 200 की लगभग ही सीट मिली इसको, तो यहां फेल हो गया। लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में फेल हो गया। सामान्य विधेयकों की बात कर रहा हूं, अदर विधेयकों की बात नहीं कर रहे हैं। जब अदर होगा तो वहां पर हम बता देंगे। मान लीजिए कि लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में फेल हो गया, या कोई बिल यहां से आप लाए थे और लोकसभा में आके फेल हो गया।
और पीएम साहब ये चाहते हैं कि नहीं, ये बिल पास होना ही चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, यहां पर मान लीजिए कि सीटें कम थी, इसके मतलब क्या है, यहां पर रूलिंग पार्टी के पास सिर्फ 200 सीट है, यहां पर 273 की है। यहां पर विपक्ष में इसके जो है 200 नहीं, एक सेकेंड, यहां पर हम 100 लिख रहे हैं, 100, 225 में बहुमत उतने की होती है। यह कहना था कि यहां पर 273 से पास हुआ, यहां पर जब आए तो 127 वोट चाहिए थे, तब तो पास हो गया। यदि 127 ना होकर के 100 वोट ही सिर्फ मिलते हैं तो उस समय क्या होगा, ये फेल हो गया। 100 वोट मिल रहे हैं तो इसके मतलब मोदी साहब के पास यहां पर 100 लोगों का समर्थन था, और लोकसभा में क्या था, 273 का समर्थन था। लोकसभा में तो ये 273 का समर्थन था, इसलिए पास हो गया। राज्यसभा में सिर्फ 100 लोग थे, 150 लोग इसके अगेंस्ट में थे, इसलिए फेल हो रहा था। अब ऐसी कंडीशन में मोदी साहब क्या कहेंगे, राष्ट्रपति साहब को कहेंगे कि ऐसा कीजिए, आप एक संयुक्त अधिवेशन बुला दो। संयुक्त अधिवेशन आ जाएगा, आर्टिकल नंबर 108 में इसका प्रोविजन है। अब जब संयुक्त अधिवेशन होने लगेगा तो वहां पर लोकसभा के मेंबर भी होंगे और राज्यसभा के भी होंगे। लोकसभा के जितने भी हैं 545 ये भी हैं, और राज्यसभा के 250 ये भी हैं। टोटल मिलाकर के कितने हो गए, 795। 795 बिल पर डिस्कशन होगा। डिस्कशन होने के बाद यहां पर भी वोटिंग होगी। वोटिंग में मान लीजिए कि यहां पर इनको वोट कितने मिलते हैं, 373। 373 तो 373 का डबल कितना होगा, 50% प्लस 1 वोट, क्योंकि 100 ये मिल गए हैं, 273 यहां पर मिले हैं। तो टोटल मिलाकर के यदि इसका 50% देखेंगे तो अभी भी 50% नहीं है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ये बिल फेल है। लेकिन ये भी चीजें जो है ऐसे नहीं पीएम साहब बुलाएंगे। पीएम साहब उसकी फिगर्स को देखेंगे कि क्या एक्चुअल में हमारा समर्थन हो सकता है, ठीक हो, बनने की नौबत होगी तभी वो इसको बुलाएंगे। वो उस स्थिति में बुलाएंगे कि मान लीजिए यहां पर इनको समर्थन लोकसभा में तो 320 सीटों का साथ में पास हुआ हो, यहां पर जो है फेल हुआ हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि उस समय जो है इनके पास जो है टोटल सीटें यहां पर कितनी मिल जाएंगी, 420 के लगभग होगी। तो उस समय यहां पर ये क्या हो जाएगा, वो पास हो जाएगा। तो मतलब ये चीज जो है गवर्नमेंट देखेगी कि क्या लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर के हमारी बहुमत बन जा रही है। यदि बनने की कंडीशन बन रही होगी देन कॉल ज्वाइंट सेशन, अदरवाइज क्यों बुलाएंगे, क्योंकि वहां पर भी फिर किरकिरी हो जाएगी कि लो ज्वाइंट सेशन में भी फेल हो गया। इसलिए जो है सरकार को जब वो फिगर हम नंबर्स दिखने लगेगा तो उस समय वो ज्वाइंट सेशन बुला करके उसको पास कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन और भी है, लोकसभा का सेशन होता है तो उस समय प्रिसाइड राज्यसभा लोकसभा के अध्यक्ष साहब करते हैं। राज्यसभा का जब सेशन होता है तो वहां पर भी उसकी अध्यक्षता जो है उपराष्ट्रपति साहब करते हैं। अब अध्यक्ष साहब भी जब अपने सदन में बैठे हुए हैं लोकसभा में, जब वोटिंग होने लगेगी तो अध्यक्ष साहब वोट नहीं करेंगे। कब तक नहीं करेंगे, जब तक कि उनको डिसीजन वोटिंग ना देना हो। अब डिसीजन वोटिंग क्या है, डिसीजन वोटिंग में क्या कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपका हाउस जो है 543 का है, एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें से एक तो स्पीकर हो गए, बचे कितने, 542। अब 542 की जब वोटिंग हो और 271 हो जाए, मतलब वोट टाई कर जाए, बराबर हो जाए, विपक्ष में भी उतने ही वोट और पक्ष में भी उतने ही वोट, दोनों यदि बराबर हो जाते हैं तो उस समय स्पीकर को डिसीजन वोटिंग देने का अधिकार है। वो उस समय जो है डिसीजन वोटिंग दे सकता है, वो चाहे तो उसके पक्ष में दे, वो चाहे तो उसके विपक्ष में दे। सेम इसी तरह से जो है क्या कहते हैं, राज्यसभा में भी सभापति को वोटिंग करने का राइट नहीं है, लेकिन यदि इस तरह की सिचुएशन आती है तो वो भी डिसीजन वोटिंग के तौर पर जो है उसमें वोट कर सकते हैं। ये चीजें हो गई डिसीजन वोटिंग की। अब हम ये कह रहे थे कि जब संयुक्त अधिवेशन चल रहा है उसमें स्पीकर साहब उसको जो है प्रिसाइड कर रहे हैं, नहीं, हाँ संयुक्त अधिवेशन नहीं,
लोकसभा का अधिवेशन चल रहा है तो उसमें स्पीकर साहब प्रिसाइड कर देते हैं। राज्यसभा का जब अधिवेशन चलता है तो उस समय सभापति जो है कर लेते हैं, या सभापति नहीं है तो उपसभापति कर लेते हैं। सभापति कौन है? वाइस प्रेसिडेंट है। वाइस प्रेसिडेंट ये प्रोटोकॉल में देखें तो राष्ट्रपति के बाद दूसरे नंबर पर है। अब ऐसी कंडीशन में यदि लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ज्वाइंट सेशन बुला लिया गया तो उस ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता कौन करेगा? क्योंकि वहां तो उपराष्ट्रपति साहब भी हो सकते हैं और अध्यक्ष साहब भी हो सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप जानते रहें कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता हमेशा लोकसभा स्पीकर करेगा। कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष साहब करेंगे। क्यों करेंगे? आप कहेंगे उपराष्ट्रपति को बाईपास कर देंगे, बिल्कुल होंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहां की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें जनता जनार्दन ही सबसे ऊपर है, और जनता जनार्दन का प्रतिनिधि के तौर पर जितना विश्वास उनके प्रति लोकसभा के अध्यक्ष के प्रति है, राज्यसभा के उस पर नहीं है। क्यों? क्योंकि राज्यसभा का सभापति जो है इनके द्वारा चुन करके गया है, इनडायरेक्ट वोटिंग हुई है, सिर्फ लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स ने वोटिंग की हुई है, इसलिए यहां पर जो है अध्यक्ष के ऊपर को जो है संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता का अधिकार दिया गया है। आर्टिकल नंबर 109 में मनी बिल की डिफिनीशन दी गई है। 109 धन विधेयक की परिभाषा क्या है? यदि कोई संचित निधि पर खर्चा बढ़ाया जा रहा है या कम किया जा रहा है, नया टैक्स लगाया जा रहा है या पुराना टैक्स हटाया जा रहा है, टैक्स की अमाउंट बढ़ाई जा रही है, कम की जा रही है, इस तरह के कोई भी बिल होंगे तो वो मनी बिल होंगे। अब मान लीजिए कि सरकार ने जो है मनी बिल तो बनाया, कह दिया ये मनी बिल है, टैक्स का एक प्रोविजन डाला, अदर चीजें उसके साथ डाल दी और कहा ये मनी बिल है, तो वो मनी बिल है या नहीं है ये कैसे कहें? कल डिस्प्यूट आ सकता है ना कि हम इसको मनी बिल नहीं मानते, विपक्ष कहने लगे हम तो नहीं मानते ये मनी बिल है, आप कह रहे हो मनी बिल, हम इसको नहीं मानते। ऐसी कंडीशन में जब गतिरोध की स्थिति हो कि ये मनी बिल है या नहीं है, तो मनी बिल को डिफाइन करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को है। लोकसभा स्पीकर मनी बिल को जो है क्या कहते हैं डिफाइन करेगा। यदि उसने सामान्य से बिल को भी जो है यदि मनी बिल कह दिया तो उसको मनी बिल ही माना जाएगा। अब ये कह सकते हैं कि मनी बिल होने के बाद फिर इसके संबंधित नहीं है तो ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये उसका डिस्क्रिप्शन है, ये उसके अगेंस्ट में आप इंपीचमेंट मतलब समावेदन ला करके स्पीकर को हटा लो। यदि आपको लगता है कि वो गलत काम कर रहा है तो हट जाएगा, लेकिन यदि नहीं ऐसा है तो उसने जो कहा है वही मनी बिल है। अब मनी बिल यदि कोई है तो एक चीज ये जानते रहे कि मनी बिल हमेशा लोकसभा में लाया जाएगा। मनी बिल के प्रोविजन प्रक्रिया वगैरह 110 में मनी बिल हमेशा जो है किस में लाया जाएगा? लोकसभा में लाया जाएगा, राज्यसभा में वो नहीं लाया जाएगा। और कैसे लाया जाएगा? राष्ट्रपति साहब से पूछ के लाया जाएगा। जैसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी राष्ट्रपति से पूछ के आता है, वैसे मनी बिल भी जो है राष्ट्रपति से पूछ करके आएगा। आने के बाद लोकसभा उसको पास करके राज्यसभा में भेजेगी, राज्यसभा उसको पास कर देती है तो राष्ट्रपति साहब के पास चला जाएगा। आप सिंपल सा थोड़ा सा समझ लें। लोकसभा में मान लीजिए मनी बिल आया, ये मनी बिल की बात कर रहे हैं, और यहां पास हो गया, तो ये पास होने के बाद कहां जाएगा? राज्यसभा में। अच्छा, हर हाउस में इसकी 3 रीडिंग होती है, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, चाहे सामान्य विधेयक हो, चाहे मनी बिल हो, चाहे जो भी हो, सब में। जब फर्स्ट रीडिंग होगी, फर्स्ट रीडिंग के साथ ही चाहे तो उसको एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जा सकती है, उस कमेटी को सौंपा जा सकता है कि आप इसको बना करके देखो और देख करके लाओ। फिर सेकंड रीडिंग होगी, फिर थर्ड रीडिंग होगी। सेकंड रीडिंग के बाद ज्यादातर जो है ग्रामेटिकल एरर्स को ही देखा जाता है, वो ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह डिस्कशन हो जाएगा, ग्रामेटिकल एरर्स वगैरह रिमूव करने के लिए कह दिया जाएगा। थर्ड रीडिंग होगी, थर्ड रीडिंग के बाद जो है उस पर डिस्कशन होगा, डिस्कशन के बाद वोटिंग हो जाएगी। दोनों हाउस में यही होगा। अब यहां से यदि ये पास हो गया, पास होने के बाद ये कहां जाएगा? राज्यसभा में। राज्यसभा में भी तीनों चरण से गुजरने के बाद यदि यहां से भी पास हो गया तो ये किसके पास चला जाएगा? राष्ट्रपति महोदय के पास। और राष्ट्रपति महोदय क्या करेंगे?
साइन कर देंगे, सिर्फ साइन ही करेंगे, इसको पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते। क्यों नहीं भेज सकते? आपसे पूछ के लाए थे हम ये बिल, अपनी मर्जी से तो लाए नहीं थे। जब आपसे पूछ के लाए थे तो आप किस चीज के विचार करने की बात कर रहे हैं? आप साइन करो सिर्फ, वहां पर राष्ट्रपति साहब को सिर्फ साइन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, यहां से पास हुआ लेकिन राज्यसभा ने इसको फेल कर दिया, तो ये फिर से कहां आ जाएगा? लोकसभा में, वापस लोकसभा में आएगा। लोकसभा फिर से इस पर विचार करेगी, विचार करके मान लीजिए एज इट इज फिर से इसने पास कर दिया, और पास करके फिर से लोकसभा राज्यसभा में भेजा, तो अब की बार राज्यसभा के पास 14 दिन का समय है। 14 दिन में आप या तो हां बोलो या तो ना बोलो, चाहे हां बोलोगे तो भी, ना बोलोगे तो भी हम उस बिल को राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। मतलब लोकसभा राष्ट्रपति को भेज सकता है और उस पर साइन हो जाएगा। फिर कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा को फिर बनाया किस लिए, क्यों भेजते हैं, ऐसा क्या प्रोविजन है जो है? इसलिए क्योंकि राज्यसभा एक सीनियर सदन है, यदि हो सकता है उनको कोई पॉइंट्स हो तो वो हम समझ सकें इसलिए। लेकिन जनता जनार्दन सबसे ऊपर है, मनी बिल से रिलेटेड बात है, इसलिए लोकसभा के अधिकार ज्यादा है, राज्यसभा के अधिकार सीमित है। राज्यसभा मैक्सिमम टू मैक्सिमम 14 दिन उसको डिले कर सकती है। यदि 14 दिन में उसने जवाब कोई नहीं दिया तो भी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है प्रेसिडेंट के पास भेजा जा सकता है, प्रेसिडेंट को उस पर साइन करना पड़ेगा। यह है क्या? मनी बिल की बात है। अब सामान्य बिलों में भी ऐसे ही रहता है। सामान्य बिल में लेकिन राज्यसभा के अधिकार हैं। लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने फेल कर दिया तो फेल माना जाएगा, लेकिन मनी बिल में यह अधिकार नहीं है। अब आर्टिकल नंबर 111 में राष्ट्रपति को विधेयकों पर स्वीकृति का अधिकार दिया गया है। राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति दे सकता है, नहीं भी दे सकता। यदि देता है तो यह है कि वो साइन हो जाएंगे, नहीं देता है तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो रिकंसीडर के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के लिए भेजा और पुनर्विचार के बाद दोबारा पास होकर के आ गया तो फिर राष्ट्रपति को सिर्फ और सिर्फ साइन करने पड़ेंगे। ठीक है। आर्टिकल नंबर 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट का प्रोविजन है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बताया था किसमें? इकोनॉमिक्स में, वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण में क्या रहता है? बजट का प्रोविजन। बजट हमारे यहां ना कह के उसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है। हमारे यहां जो है बजट जो है डुअल बजट सिस्टम होता था, लेकिन अब जो है रेलवे बजट का प्रोविजन खत्म कर दिया गया है, सिंगल बजट सिस्टम पर हम आ चुके हैं। ये आर्टिकल नंबर इसमें था जो है 112 में। इसके बाद आर्टिकल नंबर 117 है फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल जब मनी बिल के साथ साथ अदर क्लॉजेस भी होते हैं तो उसको फाइनेंस बिल कहते हैं। तो इस पर एक जान लें कि सभी मनी बिल फाइनेंस बिल हो सकते हैं, लेकिन सभी फाइनेंस बिल मनी बिल नहीं हो सकते। बस एक चीज ये क्लास जानना है। आर्टिकल नंबर 123 जो सबसे लास्ट का इसका है। आर्टिकल नंबर 123 में क्या है? अध्यादेश जारी करना। है क्या आगे? ये यहां पर ये लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर ये 123 की बात है। ये पॉइंट, यदि दोनों सदन कार्रवाई में नहीं है। मान लीजिए कि कोई ऐसी सिचुएशन है जब न तो लोकसभा का सदन चल रहा है, सत्र चल रहा सकता है, न राज्यसभा का चल रहा है, और कानून बनाना बहुत जरूरी है, तो उस कंडीशन में एक अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी करके कानून बनाया जा सकता है। और यदि वो कानून बनाया गया तो वो उसी तरह से इफेक्ट में माना जाएगा जिस तरह से सामान्य कानून माने जाते हैं। जो विधेयक पास होकर के जिस तरह से कानून माने जाते हैं प्रभावी, उसी तरह से यहां पर भी जो है उसको कानून को माना जाएगा। लेकिन वो लागू कब तक रहेगा? जब तक कि अगला कोई सत्र नहीं होता है और उस सत्र में 6 वीक के अंदर वो सदन उसको पास नहीं कर देता है। यदि सदन की बैठक हुई और 6 हफ्ते के अंदर सदन ने उस अध्यादेश को पारित कर दिया या पास कर दिया, देन वो कंटिन्यू रहेगा। यदि उसने पास नहीं किया तो ऑटोमेटिकली जो है वो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। ठीक है, ये आर्टिकल नंबर इसमें है। इसके बाद का जो प्रोविजंस है
वो सारा का सारा जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है।